आप क्लास क्यों नहीं देते थे अनम? मैम मेरी बहन क्लास देती थी, वो बीमार है ना, उसके एग्जाम चल रहे थे इसीलिए वो स्कूल नहीं गई थी, तो उसको घर में ही क्लासेस देती थी टीचर। ओके। सुमेरा, आपने खाली एक क्लास दी है, आप क्यों नहीं देते थे क्लास? मैम मुझे मुझे कल स्टिचेस उठानी थी और परसों मुझे ड्रेसिंग करने जाना था, तो इसीलिए मैंने नहीं दी थी क्लास। ओके, ठीक। सो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ साइंस ऑफ इकोनॉमी। जब तक बाकी के स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं मैं आपको थोड़ा रिपीट करूंगी, ठीक है? तो सो दैट आपको समझ आ जाए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। सो आपका ये ज्योग्राफी का लास्ट का चैप्टर है, लाइफ साइंस ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज नेशन, यानी कि जो हम इकोनॉमी बढ़ाते हैं उनसे मतलब कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बढ़ती है और रिवाइव होती है। ठीक है, उसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ट्रेड है या टूरिज्म है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रांसपोर्ट देखें तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास कौन कौन सा होता है? लैंड, वाटर एंड एयर, है ना? तो लैंड में भी जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम रहता है वो डिफरेंट वेज में रहता है। पहला है रोडवेज, दूसरा है रेलवेज, ठीक है, तीसरा है पाइपलाइंस, ठीक है। सो रोडवेज जो आपको जैसे पता है, बस सर्विसेज या दूसरी सर्विसेज जो मतलब वैन वगैरह जो भी हमारा, चाहे टू व्हीकल है या फोर व्हीकल्स है, तो वो रोड के जरिए चलता है। एंड रोडवेज से हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह कनेक्ट होते हैं। ये हमारी डोर टू डोर सर्विसेज जो हम देते हैं, लाइक आपका कोई भी पार्सल वगैरह होता है ना, जो आप मंगवाते हो बाहर से, तो उसके लिए रोडवेज का ही इस्तेमाल ज्यादा होता है। डोर टू डोर सर्विस ये आपको देता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, हमने ये भी इसमें पढ़ा कि ये जो चाहे मतलब कॉस्ट हो लोडिंग का या अनलोडिंग का, वो काफी लोअर लेता है, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा जाता है, इसलिए कॉस्ट काफी कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि रोडवेज में अलग अलग हमारे पास इंडिया में हाईवेज है, लाइक गोल्डन कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवे है, वो आपके अगर आप पेज नंबर 81 निकालेंगे तो मैप में आपको दिख जाएगा गोल्डन कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवे। वो कोऑर्डिनेटर शेप में एक हाईवे बनता है जो काफी सारे जो जगह है उनको कनेक्ट करता है, लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ठीक है, मतलब सालचर आसाम, पोरबंदर गुजरात, तो बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। देन इज नेशनल हाईवे। तो जो नेशनल हाईवे है वो अलग अलग मतलब सिटीज को आपस में जोड़ता है और वो नेशनल रोड माना जाता है। उसके बाद हमने देखा था स्टेट हाईवेज, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स, बॉर्डर रोड्स, जो ना एक दूसरे को हमसे जोड़ते हैं। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था रेलवेज। रेलवेज भी हमें एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, और रेलवे जो है वो काफी मतलब पर्पसेस के लिए यूज होता है, बिजनेस पर्पसेस के लिए, साइट सीइंग के लिए, या हम तीर्थ यात्रा वगैरह पे जाते हैं, पिलग्रिमेज पे जाते हैं, जियारत पे जाते हैं, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। और ये काफी मतलब कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो काफी कॉस्टली हो जाता है। उसके बाद हमने पाइपलाइंस इसमें पढ़ा था। तो पाइपलाइंस ये भी एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। जरूरी नहीं है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो खाली ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, हम गुड्स और सर्विसेज का भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो पाइपलाइंस के जरिए हम कुछ ऐसे मिनरल्स, कुछ ऐसे लाइक ऑयल है या रिफाइनरीज में जो पाइपलाइंस होती है, तो कहीं से निकलता है पेट्रोलियम, वो फिर डायरेक्ट कहाँ पे मतलब मिलता है, किसी शहर में। लाइक अगर कोई प्लांट है, कोई गैस प्लांट है, कोई रिफाइनरी प्लांट है, तो वहां से निकलता हुआ ऑयल किसी शहर को जाता है, तो इन्हीं पाइपलाइंस के थ्रू जाता है। और इसमें हमने पढ़ा था कि इनिशियल कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाता है, यानी पाइपलाइंस को बनाने के टाइम हमें काफी खर्चा लग सकता है, बट स्टिल उसके बाद इसमें मेंटेनेंस का कोई भी कॉस्ट नहीं रहता है। एंड देन हमने वाटरवेज पढ़ा था, जिसमें हमने मेजर सी पोर्ट्स के बारे में पढ़ा कि कुछ ऐसे सी पोर्ट्स है जो पहले इंडिपेंडेंस से पहले जमाने में थे, जहाँ पे ट्रेड वगैरह होता था। जैसे कि आप पेज नंबर 85 निकालेंगे तो आपको सी पोर्ट्स की पिक्चर्स मिलेंगे कि वहां पे कितना सारा ट्रेड होता है, ठीक है, समंदर के जरिए, और लोग वहां से कनेक्ट अच्छी तरह होते हैं, और वहां पे कोई भी ज्यादा हिंड्रेंस का सामना नहीं करना पड़ता है, ठीक है।
देन हमने पढ़ा था एयरवेज। एयरवेज में हमने पढ़ा था कि जो मुश्किल से मुश्किल टेरेन्स होते हैं, मुश्किल से मुश्किल जमीन होते हैं, जहाँ पे मतलब रोड फैसिलिटी, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकते हैं, रेलवे ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकते, वाटरवेज नहीं जा सकते, वहाँ एयरवेज का इस्तेमाल होता है। और एयरवेज काफी महंगा है, इसमें कॉमन पीपल का एक्सेस ज्यादा नहीं रहता है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है वो कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कॉमन पीपल का भी इसमें एक्सेस हो। ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था कि ये भी लोगों को आपस में जोड़ता है, एक नेटवर्क बन जाता है। और हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे मतलब जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कम्युनिकेशन है वो है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, जिसे आप एसटीडी कहते हो, और वो आज भी ज्यादा मतलब उसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा गाँव में है। तो ये वो फैसिलिटी है जो ऑल ओवर इंडिया है, और इसकी रेट काफी यूनिफॉर्म है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको कि यस हम मैम। लोग क्या पढ़ रहे थे? हम्म। ओके। अब नाउ इट्स इंटरनेशनल, जो आज का टॉपिक था बेसिकली। ठीक है, 1 यस सेकेंड। मैम। सो आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो, डोमेस्टिक ट्रेड के अलावा हम इंटरनेशनल ट्रेड भी करते हैं, और ये हमारे इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। अब देखो, आप डोमेस्टिक ट्रेड करेंगे, आपकी इकोनॉमी रिवाइव तो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, इंडिया में कुछ बन रहा है, कोई चीज बन रही है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसको आप इंडिया में ही बेचोगे। ठीक है, तो क्या उसके प्राइसेस अच्छे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में ही मिल रहा है। ठीक है, ये बनता भी यहाँ पे, यहाँ का यूनिफॉर्म प्रोडक्ट है। अब अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, बाहरी मुल्कों को वो चीजें बेचते हैं, तो उस पर प्रॉफिट आप लगाते हैं, टैक्सेस आप लगाते हैं, तो इकोनॉमी रिवाइव होना 100% चांसेस है। और सेकंड थिंग, जब बाहर से कोई प्रोडक्ट यहाँ आता है, तो हमें एक तरह की मतलब डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कि वहां से एक कोने में अगर इन्वेंशन हो रहा है, तो दुनिया के दूसरे कोने में लोग उससे फायदा उठा सकते हैं। लाइक इंडिया में कुछ ऐसे गुड्स, कुछ ऐसे इन्वेंशंस, मतलब कुछ ऐसी मशीन्स है जो इंडिया की अपनी प्रोडक्शन नहीं है, इंडिया का अपना इन्वेंशन नहीं है। वो जैसे मानो चाइना ने इन्वेंट किया है, जैसे मानो रशिया ने इन्वेंट किया है, यूएस ने इन्वेंट किया है, लेकिन लोग कहाँ पे फायदा उठा रहे हैं? इंडिया में। तो ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू। एंड जिसको आप मतलब जिस पे आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, राइट? तो ये जो हम एक्सचेंज करते हैं, गुड्स सर्विसेज जो एक्सचेंज करते हैं, इससे आप ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो एक्सचेंज सर्विस होना, मतलब चाहे आप सर्विस को एक्सचेंज करें, गुड्स को एक्सचेंज करें, इसके लिए एक प्लेस होना चाहिए जिसको आप मार्केट कहते हैं, यानी इंटरनेशनल मार्केट, चाहे वो नेशनल मार्केट है या इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पे आप चीजें खरीदो और बेच सकते हो। ठीक है, तो ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड तब हम कहलाएंगे जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है। तो मे बी ये किसी भी रूट के थ्रू हो सकता है, ये एयरवेज के थ्रू भी हो सकता है पॉसिबल, ये सी रूट के थ्रू भी हो सकता है पॉसिबल, ये लैंड रूट्स के थ्रू भी पॉसिबल हो सकता है। तो मतलब लोकल ट्रेड, जैसे कि लोकल ट्रेड कौन सा कहलाता है? अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं ट्रेड करने के लिए, या शहर से मतलब गांव की तरफ जाता है, या गांव से शहर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? लोकल ट्रेड। दूसरा होता है स्टेट लेवल का ट्रेड, जो स्टेट्स आपस में ट्रेड करते हैं। लाइक मैंने यहाँ से हैंडीक्राफ्ट के कुछ प्रोडक्ट्स उठाए, शॉल वगैरह, कारपेट उठाया, मैं मतलब दिल्ली चली गई, वहां पे मैंने उसको बेचा, तो वो स्टेट लेवल का ट्रेड बने। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कंट्री का एक तरह का इंडेक्स माना जाता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक इंडेक्स माना जाता है, एक फेज माना जाता है। ठीक है, एंड ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इसमें जितनी तरक्की होगी कंट्री उतनी ही आगे को जाएगी। एंड रिसोर्स जो है हमारी कंट्री का, ठीक है, तो वो तभी मतलब सर्वाइव कर सकता है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। अब देखो, सारे रिसोर्स हमारे ऊपर तो नहीं खर्च होंगे ना, सीधी सी बात है। अगर आयरन ओर निकलता है तो सारा आयरन ओर हमें तो नहीं खर्च होगा। तो अगर इसको मार्केट मिलता है और दूसरी कंट्रीज में ये ट्रेड जाता है, तो ऑब्वियसली वो हमारे
जो कंट्री है वो सरवाइव कर सकते हैं वैसे, और हमारे रिसोर्स का भरपूर इस्तेमाल हो सकता है, चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो। ये दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है ट्रेड के। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो ट्रेड है उसमें बैलेंस है? देखो मैं आपको समझाऊंगी। अगर बाहर के प्रोडक्ट्स आपकी कंट्री में ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स बाहर की कंट्री में नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब जो आपके वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट से कम है। मतलब कि आपका जो एक्सपोर्ट जा रहा है यहाँ से, ठीक है, वो कम जा रहा है और इंपोर्ट ज्यादा आ रहा है। यानी दूसरी कंट्रीज अपने प्रोडक्ट्स आपको भरपूर बेच रहे हैं, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट्स वहां को नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे इम्बैलेंस होगा, तो वो कहलाएगा अनफेवरेबल। क्या कहलाएगा? अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब अगर एक्सपोर्ट जो है वो एक्सीड करेगा वैल्यू ऑफ इंपोर्ट को, यानी कि आपके जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो भरपूर दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं और इंपोर्ट काफी कम आ रहा है, मतलब उतना भी नहीं लेकिन बैलेंस में आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे कहलाएगा कि फेवरेबल बैलेंस है, यानी ट्रेड काफी अच्छा खासा जा रहा है। आपका इंपोर्ट मतलब उतना नहीं हो रहा है जितना आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, माल आपका दूसरी कंट्रीज में जा रहा है, और दूसरी कंट्रीज का माल आपकी कंट्री में मतलब ठीक पेस पे आ रहा है, ज्यादा भी नहीं लेकिन ठीक पेस पे आ रहा है। तो वहां पे एक तरह का बैलेंस बनेगा, यानी ट्रेड में आपको मुनाफा हो रहा है, आपके प्रोडक्ट ज्यादा बाहर जा रहे हैं। समझ आया? तो इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है, ठीक है, वो काफी मतलब ज्योग्राफिकल रीजन से भी मतलब ताल्लुकात रखता है। उसकी ज्योग्राफिकल रीजन आप देखो, इंडिया का अगर मैप आप नजरों में लाओ, ठीक है, तो जैसे कि ये है पेज नंबर 87 पे भी इंडिया का मैप है, तो आप सॉरी देखो कि मैम, हमें ये थोड़ा लेट हो गया, ये इन ही नहीं हो रहा था, हम दूसरे इस पासकोड पे कर रहे थे। ओके कोई बात नहीं, मैं बाद में रिपीट करूंगी थोड़ा सा, अब यहाँ पे सुन ओके। लो। तो अगर आप देखोगे पेज नंबर, ज्योग्राफी का पेज नंबर 87, तो वहां पे आप इंडिया का मैप देखो, तो आप देखो कि बाकी की जो कंट्रीज है, जैसे नेपाल है, चाइना है, हमारी नेबरिंग कंट्री, पाकिस्तान, आप देखो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में काफी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, लेकिन ट्रेड फिर भी काफी हद तक होता आ रहा था। लेकिन उसके बाद जब मतलब पुलवामा अटैक हुआ या पार्लियामेंट अटैक हुआ, तब तब से मतलब ट्रेड काफी कम हो रहा है उनके साथ। या दूसरी कंट्रीज है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है। तो ये जो इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है इन सारी कंट्रीज के साथ, वो काफी मतलब इंडिया को एक तरह का मतलब एक तरह का प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि ये जो कमोडिटीज है, इसकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो इंडिया से दूसरी कंट्रीज ले जाने में आसानी होगी। तो क्या क्या चीजें यहाँ से जाती है, लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, केमिकल्स है, ठीक है, जो मतलब एग्रीकल्चर में यूज होता है, ज्वेलरी है, जेम्स है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, कुछ मिनरल्स भी है, आयरन ओर वगैरह, ठीक है। या दूसरी कमोडिटीज जो है, जो मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो जेम्स हमें मिलते हैं, जो जिसके हम ज्वेलरीज बनाते हैं, खाली वो यूज होते हैं इंडिया में। इंडिया में और भी जेम्स इस्तेमाल होते हैं जो दूसरी कंट्री से आते हैं। तो इंपोर्ट भी जो इंडिया में होता है, वो जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ज्वेलरी है, जेम्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, या दूसरे मशीनरीज है, बेस मेटल्स है। तो बहुत सारे मतलब आइटम्स है जो बाहर से यहाँ आते हैं, ठीक है। इंडिया जो अब इस समय पे यहाँ पे आईटीज में, जैसे कि बैंगलोर है, मतलब बैंगलोर में काफी आईटी का ये एक अड्डा माना जाता है, जैसे कैलिफोर्निया है वैसे ही बैंगलोर है इंडिया में, ठीक है। तो ये जो इंडिया है वो अब अपकमिंग सॉफ्टवेयर जेंट माना जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि इनके अपने अपने सॉफ्टवेयर्स है। आए दिन फॉरेन एक्सचेंज में काफी कुछ कमाया है, आईटी में काफी कुछ मतलब एक तरह की तरक्की इन्होंने की है, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ये हमारी इकोनॉमी का एक हब माना जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड के अलावा यहाँ पे टूरिज्म जो है वो भी मतलब एज ए ट्रेड, टूरिज्म एज ए ट्रेड वो काफी अच्छा मतलब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब आप देखो सिंपल वाला टूरिज्म, आप छोड़ो अभी ये एज ए ट्रेड, सिंपल वाला टूरिज्म जो है वो जब यहाँ पे आते हैं तो हमारी इकोनॉमी कितनी रिवाइव होती है ना। एक सिंपल सी एग्जांपल है,
तो अगर आप टूरिज्म देखेंगे एज ए ट्रेड, तो टूरिज्म के काफी सारे किस्में हैं। जैसे टूरिज्म जो है वो सब्सटेंशली मतलब इंडिया जो एक टूरिज्म स्पॉट माना जाता है, ठीक है। फोर्थ मतलब जो रैंक है यहाँ पे, देखो न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन है कि इंडिया का बेस्ट हॉलीडे, मतलब इंडिया माना जाता है फोर्थ बेस्ट हॉलीडे हेवन, यानी इंडिया वो कंट्री है जहाँ पे लोग ज्यादा डिस्कवर करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो टूरिज्म इंडस्ट्री से काफी जुड़े हैं, लगभग 15 मिलियन पीपल, ठीक है। किससे जुड़े हैं? रोजगार उनका जुड़ा है टूरिज्म इंडस्ट्री से। एंड टूरिज्म जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन में काफी मतलब हेल्प करता है। हम जुड़ते हैं, हमारा भाईचारा जुड़ता है दूसरी कंट्री से, तो जो हमारे यहाँ पे लोकल्स है उनके प्रोडक्ट्स काफी बिक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पे जो सपोर्ट मिलता है हैंडीक्राफ्ट्स को, वो थ्रू टूरिज्म के ही मिलता है। एंड इससे क्या होता है, इससे मतलब एक तरह की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, जो इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है दूसरी कंट्रीज से, जो वो हमें सराहते हैं, हमारे काम के लिए सराहते हैं। तो एक तरह का मतलब बूस्ट मिलता है हमारी इकोनॉमी में। तो यहाँ पे इंडिया में फॉरेनर्स विजिट करते हैं, तो हर तरह की टूरिज्म यहाँ पे मौजूद है। पहला है हेरिटेज टूरिज्म, जो वो टूरिस्ट है जो हमारी विरासत को सराहने के लिए आते हैं, हमारी विरासत देखते हैं। इसमें टेम्पल्स आएगा, ठीक है, मस्जिद, यहाँ के पुराने आस्थान वगैरह, वो सारी चीजें, या कुछ ऐसी चीजें जो कश्मीरियत से जुड़ी है। मैं आपको एग्जाम्पल कश्मीर का दे रही हूँ, तो कश्मीरियत से जुड़ी है जो हमारी एग्जाम्पल्स है, कांगड़ी, जो मतलब समावर, कालीन, चिनार, ये हमारी विरासत, ठीक है। दूसरा है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म का मतलब वो टूरिज्म जहाँ पे हम लोग नेचर से रिलेटेड चीजें देखने को जाते हैं, नेचर से रिलेटेड एरियाज लोकेट करने को जाते हैं। इसमें एनवायरनमेंट कैसा है, अलग अलग जगहों का, जो टूरिस्ट ये सारी चीजें डिस्कवर करता है, उसे इको टूरिज्म कहते हैं। दूसरा होता है एडवेंचर टूरिज्म। आपने देखा होगा कुछ लोग पसंद करते हैं थ्रिल्स वगैरह, कुछ लोग पसंद करते हैं आइसोलेटेड प्लेसेस पे जाना, जहाँ पे सरवाइव जो है वो काफी मुश्किल होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो ऐसे ऐसे मतलब जगहों को डिस्कवर करने के लिए जाते हैं जहाँ पे शायद ही कोई कहीं गया हो, ठीक है। जैसे कि कश्मीर में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जो मतलब नए नए पिकनिक स्पॉट्स में पता भी नहीं है कि वो भी ऐसे ऐसी भी कोई जगह है। तो दैट इज एडवेंचर टूरिज्म, जहाँ पे हम लोग मतलब वो चीजें डिस्कवर करते हैं जहाँ पे आम लोग नहीं जाते, ठीक है। दूसरा है कल्चर टूरिज्म। कहीं पे हम लोग जाते हैं दूसरी कंट्रीज का, दूसरे स्टेट्स का कल्चर देखने के लिए, मतलब ऐसा भी शौक रखते हैं मतलब लोग कि वो एक दूसरे का कल्चर देखते हैं, वहां पे मिंगल होना पसंद करते हैं, उस कल्चर को समझना पसंद करते हैं, या उस पे कोई थीसिस लिखना पसंद करते हैं। दूसरा होता है मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे इंडिया में अगर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि आप या आपके आपके साथ कोई भी आपका जुड़ा वेल विशर वो किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तो आप लोग क्या करते हो, उसके बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए आप दूसरी कंट्री जाते हैं, दूसरी कंट्री विजिट करते हैं, फिर वहां का कल्चर देखते हैं, वहां के कल्चर से इम्प्रेस होते हैं। लेकिन बेसिकली आपका जो ये टूरिज्म है, यानी जो लोग आते हैं किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट में जाते हैं इलाज के मतलब गर्ज से कि हमें इलाज करवाना है, मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ की अच्छी है, दैट इज मेडिकल टूरिज्म, ठीक है। दूसरा होता है बिजनेस टूरिज्म। एंड बिजनेस टूरिज्म आपको पता ही है, जो आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए दूसरी कंट्रीज या स्टेट्स में जाते हैं, तो वो भी एक तरह का टूरिज्म कहलाएगा। सो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है टूरिज्म, मतलब अगर हम टूरिज्म के हिसाब से देखें तो डेवलपमेंट काफी होती है, काफी मतलब पूरी कंट्री में काफी सारे ऐसे पार्ट्स है जो टूरिज्म की वजह से ही चलते हैं। जैसे कि दिल्ली है, ठीक है, वहां पे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स है, वो मतलब काफी कल्चर में काफी रिच भी है, हेरिटेज में काफी रिच है, वहां पुरानी इमारतें ज्यादा है, तो वो भी एक तरह का मतलब टूरिज्म स्पॉट माना जाएगा। या फिर केरला है, ठीक है, केरला में भी मतलब कुछ ऐसे जो मतलब लोग हैं वो केरला में
अच्छे अच्छे जो मंदिर है, बहुत बड़े बड़े मंदिर, तो वो पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, तो वो भी एक तरह का टूरिज्म आएगा कि वो वहां पे जियारत करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे वो देखते हैं अलग अलग चीजें, अलग अलग कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड जो भी मतलब एफर्ट्स हम करते हैं, मतलब प्रमोट करने की कोशिश करते हैं टूरिज्म को, तो वो डिफरेंट टाइप्स के टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। एंड इसमें से जैसे मैंने बताया, मेडिकल, कल्चरल, एडवेंचर, इको टूरिज्म, हेरिटेज, तो अपकमिंग इंडस्ट्रीज में हम लोग यही कोशिश हमारी रहती है कि हम ये इस वाले सेक्टर को काफी बढ़ावा दे, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी काफी अच्छी खासी होती है। जब बाहर से लोग यहाँ आते हैं तो हमारी इकोनॉमी, हमारे प्रोडक्ट्स बिकने लगते हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई भी फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा मतलब छोटी सी किसी की शॉप है, ठीक है, वो हाथ से कोई चीज बना रहे, मानो बास्केट्स वगैरह बना रहे, तो लोगों को बाहर से पसंद आता है, वो चाहते हैं कि मतलब कश्मीर की कोई चीज हम अपने साथ ले जाए। तो ये जो बाहर के लोगों का यहाँ आना, चाहे वो घूमने के लिए आए हैं, चाहे वो पिलग्रिमेज के लिए आए हैं, चाहे वो हेरिटेज देखने के लिए आए हैं, चाहे कल्चर के लिए, चाहे एको के लिए, लेकिन गर्ल्स यहाँ पे टूरिज्म का आना बहुत बड़ी बात है। हमारी इकोनॉमी काफी अच्छी होगी और ये हमारी लाइफलाइन है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो पहला हमने पढ़ा था इंटरनेशनल ट्रेड, वो भी आपको समझ आया कि इंटरनेशनल ट्रेड से किस तरह हमारी इकोनॉमी रिवाइव होती है, किस तरह हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। लेकिन इसमें से भी हमें ये ख्याल रखना है कि हमारा ये जो बैलेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वो काफी अच्छा होना चाहिए। यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो बाहर ज्यादा जाने चाहिए, ना कि बाहर की कंट्रीज के प्रोडक्ट्स यहाँ आने चाहिए। यानी कि जो एक्सपोर्ट है वो एक्सीड करना चाहिए इंपोर्ट को। समझ आया? तो अगर ऐसा हो गया कि बाहर के प्रोडक्ट्स ज्यादा यहाँ बिकने लगे और हमारे प्रोडक्ट्स वहां नहीं जा रहे हैं, तो हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो ट्रेड है, उसमें लॉस ही लॉस होगा। समझ आया? यस मैम। यस मैम। मैम हमें इसी तो लिंक से आप ये ज्वाइन करना होता है? हाँ, इसी लिंक से। आपको टाइम टेबल नहीं मिला था यस रीबा? मैम। यस मैम, टाइम टेबल मैंने देखा। एक्चुअली मैं क्लासेस नहीं देती थी, हमें सर के पास टाइमिंग होती थी ट्यूशन में। अब उन्होंने चेंज की, हाँ, दैट्स व्हाई अब क्लासेस हो पा रहे हैं। बट ये मुझे उससे जो ओके आपने पास कोड सेंड किया था ना, उससे हो नहीं रहा था। अब ग्रुप पे नैरी में सेंड की तो मैंने उसी से ज्वाइन किया फिर। ओके। हाँ, तो यही इसी पे आपको देनी होती है क्लास, तो यही लिंक रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो आज जो ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। तो P7 आपका कंप्लीट हो गया, इट मींस आपका सारा सिलेबस SST में कंप्लीट हो गया। तो अब हम करेंगे रिवाइज, ठीक है? तो आप लोग मुझे बताओ कि आपको ऐसा कौन सा चैप्टर लग रहा है, चाहे हिस्ट्री में, सिविक्स में, जो आपको लगता है कि पहले इसका रिवाइज होना चाहिए, लाइक जो आपको समझ नहीं आया हो, आप मैम बता ये सकते हो। फर्स्ट वाला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एक एक तो एक करके बोलो। हाँ जी। फर्स्ट चैप्टर जियो में फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, जियो में फर्स्ट वाला चैप्टर। यस मैम हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर, हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर। यस मैम। ठीक है, तो पहले हम लोग काम करेंगे। पहले हम लोग डेवलपमेंट का हम लोग करते हैं रिविजन, भी टाइम है तो उसके बाद हम लोग हिस्ट्री में करेंगे रिविजन। आप बोलना मुझे, जैसे अरीबा ने बोला फर्स्ट चैप्टर, तो आप और भी देखना कि किस चैप्टर में आपको ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है? तो फिर मतलब ऐसे ही रिवीजन होता रहेगा, एक एक दिन हम एक एक चैप्टर का रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। मैम हम लीव करें?
एक सेकंड बेटा, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। ओके। मेरा अनम सारा ए बना रही। ओके, आप लोग लीव कीजिए। ओके मैम। मैम हम करें लीव? हाँ जी, लीव कीजिए, आपकी अटेंडेंस हो गई।